बात करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर के, जिसका नाम है इवोल्यूशन। एक्चुअली ये टफ नहीं है, ये बड़ा है, थ्योरेटिकल, इसलिए आपको परेशान करता है। मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी, इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी। और अगर आप नीट 2026 में 20 दिनों में कुछ करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी बता दीजिए, ठीक है। तो बेटा जी, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल और नीट इन्फिनिटी लाइव, ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टू गेट द पीडीएफ एंड टू गेट द नोटिफिकेशंस की क्लास कब होती है। अगर आप बायोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं सुबह 10 बजे आ जाइए करिए, बस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से ये देखो बेटा जी, सबसे पहले ये समझो कि इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन क्या हो रहा है, ये कारपेट खुल रहा है। कारपेट खुलता है तो हमको ये समझ में आता है, ओह ये भी था, ये भी था, अर्थ में ये भी था। और ये सब चीज़ों से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि हमारा जो जन्म हुआ है वो लेस डेवलप चीज़ों से ही होता है, ठीक है। और इसी के सपोर्ट में बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे प्रूफ्स दिए हैं जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, कि हमको ये पता चलेगा कि भैया हम जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आए हैं। क्या है वही तो आपको पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइफ आई कैसे। तो एक अनइमेजिनेबल सब्सटेंस था जिस पर एक ब्लास्ट हुआ, चीज़ें दूर दूर फैली और ठंडी हुई, जिससे गैलेक्सीज, प्लैनेट, इन सब का निर्माण हुआ, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि इसकी ईयर में चेंज कर दिया एनसीईआरटी में। पहले 10 बिलियन ईयर पहले था, अब यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो 13.8 बिलियन ईयर पहले बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो अर्थ आई बेटा जी, अर्थ कब बनी आपकी यूनिवर्स पे? 4 से 5 बिलियन ईयर पहले। उसमें लाइफ कब आई? 4 बिलियन ईयर पहले। उसमें पहला मैक्रो मॉलिक्यूल कब बना? 3 बिलियन ईयर पहले। और पहली लिविंग सेल कब बनी? 2 बिलियन ईयर पहले। ये आपको पढ़ना है, ठीक है। समझ में आई बात? और आपको ये भी एनसीईआरटी कहती है कि आपका जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी में हम वी आर द पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। पर अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ें आपके क्या कहते हैं गैलेक्सी में है, जैसे कि स्टार्स वगैरह सब होते हैं। तो स्टार्स की इतने दूर हैं हमसे कि जब वो पास आते हैं, जब उनकी लाइट हमारे पास आती है तो बहुत हज़ारों साल बीत गए होते हैं। तो वी आर पीकिंग ऑन टू द पास्ट, ठीक है। ये वाली एनसीईआरटी लाइन कहती है। उसके बाद बेटा जी बहुत सारी थ्योरी हैं जो ये बताती हैं कि अर्थ में लाइफ का डेवलपमेंट कैसे हुआ या अर्थ कैसे आई। सबसे पहले है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, सबसे फुद्दू थ्योरी यही है। ये जो है ये आज भी लोग पंडित वगैरह मानते हैं इस चीज़ को। इसे फादर सुरेज ने दिया था। इसके हिसाब से अर्थ जो है वो 4000 साल पुरानी है। जो जैसा बना था वैसा ही बना है, किसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस ये वॉन हेमोल्ट ने दी थी 1600 में। और इस थ्योरी के हिसाब से जो जीवित वस्तुएं हैं वो निर्जीव चीज़ों से आती है, नॉन लिविंग चीज़ों से आती है। अगर आप किसी भूसे से भरे कमरे, गर्म कमरे में पसीने से लथपथ शर्ट को फेंक दोगे तो चूहों का निर्माण हो जाएगा। नाइल रिवर के चारों तरफ जो है वो रेप्टाइल्स दिखे तो उस लोगों को ये लगा कि नाइल रिवर के कीचड़ से रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसको दिया है लुइस पास्चर ने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट करके। उन्होंने बताया कि लाइफ जो है वो लिविंग चीज़ों से आती है बेटा। लिविंग चीज़ें होंगी तब जो है पहली आपकी मतलब लिविंग चीज़ें होंगी तो फिर वो क्या होगा बेटा जी, जैसे मान लो कि आपका कोई मांस है, मांस में मक्खियाँ आई, मक्खी ने अंडे दिए, अंडे से नहीं मक्खियाँ आई, ठीक है। इसके सपोर्ट में लेज़ेरो, फ्रांसिस्को रेड्डी लेज़ेरो स्पेलांज़नी ने भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। पर अभी भी क्वेश्चन वही है बेटा कि पहली लाइफ सेल कहाँ से आई। कॉस्मोजोइक थ्योरी आज भी एस्ट्रोनॉट्स की फेवरेट है बेटा, और ये कहती है कि भैया लाइफ जो है वो दूसरे प्लैनेट से इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स आई है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी मॉडर्न थ्योरी जो कि ओपेरिन हेल्डाने की थ्योरी है। ओपेरिन हेल्डाने की थ्योरी ये कहती है कि आपका जो जन्म है वो निर्जीव चीज़ों से हुआ है, नॉन लिविंग चीज़ों से हुआ है। बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। ये पॉस्टुलेट ये कहता है कि भैया पहले हमारे अर्थ में सब कुछ जो है वो एटॉमिक फॉर्म में था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ करता था, वाटर बन नहीं पा रहा था, वाटर बनने की कोशिश थी, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता था, वेपराइज हो जाता था, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से पहला का जो अर्थ का एनवायरनमेंट था वो हाईली रिड्यूसिंग था, जिसकी वजह से हाइड्रोजन क्यों रिड्यूसिंग था, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा था। तो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बनता था, जुड़ता था तो मीथेन बन जाता था, और अमोनिया जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता था तो अमोनिया बन जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थ का कौन सा है? मीथेन है। मीथेन एंड अमोनिया सबसे पहले बने थे और वाटर वेपर बना था और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। अब वाटर वेपर ऊपर गए, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ तो पानी नीचे गिरा और बेटा जी वो क्या हो गया, धरती पे भर गया और गर्म था काफ़ी। उस समय पर पानी और ये सारी चीज़ें जब आपस में जुड़ी तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जैसे कि ग्लूकोज बना, अमाइनो एसिड्स बने, ये सारी चीज़ें बनी। फिर धीरे धीरे उनमें पॉलीमराइजेशन हुआ तो प्रोटीन बनने लगा। फिर आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड्स बनने लगे। फिर आपके लिपिड्स बनने लग गए, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड बन गया। धीरे से क्या हुआ कि लिपिड एग्रीगेट हुआ, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जाने लग गया, तो एक प्रोटोबायोंट सेल का प्रोटोबायोंट चीज़ बनी, ठीक है। धीरे से क्या हुआ, इसमें डिवीजन की एबिलिटी हो गई, न्यूक्लिक एसिड तो डिवाइड हो जाता है, तो ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, इसे कहते हैं प्रोटोसेल। अब ये जो प्रोटोसेल थी बेटा, है ना, ध्यान से सुनिएगा, केमिकल बहुत ज़्यादा था तो बाहर के केमिकल को डायरेक्टली सिंथेसाइज कर लेती, तो ये कहते हैं कीमो हेट्रोट्रॉफ। कुछ समय के बाद
जब वो केमिकल खत्म होने लगे तो बेटा जी वो क्या करती थी कि केमिकल के फॉर्म्स को कन्वर्ट करके खाना बनाती थी, ठीक है। उस समय पर एनर्जी हमारी केमिकल ही थी, लाइट नहीं चाहिए था, इसे कहते हैं कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। फिर वो सारे केमिकल भी खत्म हो गए जिनको वो कन्वर्ट कर करके खाना बना रही थी। फिर उन्होंने यूज़ किया लाइट का, ठीक है, लाइट का इस्तेमाल करके उन्होंने खाना बनाया, पर अभी ऑक्सीजन नहीं निकाली। इसे कहते हैं कि भैया फोटोसिंथेसिस तो हुआ पर ऑक्सीजन नहीं निकली। कुछ समय के बाद सेल और डेवलप हुई तो फोटोसिंथेसिस हुई, साथ में ऑक्सीजन बाहर निकला। जैसे ही ऑक्सीजन बाहर निकला वैसे ही यूकैरियोटिक सेल का भी आगमन हुआ। ये पूरा इवोल्यूशन जो है ये ओपेरिन हेल्डानी ने हमको बताया। इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को किसने बताया बेटा जी? ये बताया है आपके स्टेनले मिलर, हेराल्डी यूरे ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सेम प्रिमिटिव अर्थ में क्या बना था, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन था, 800 डिग्री टेम्परेचर था, वाटर वेपर था, सब कुछ उन्होंने इसमें ले लिया। स्पार्क एंड डिस्चार्ज जो है एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लगा लिए और भैया जी ये जो 14-15 दिन तक इसको चला दिया एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक कंडेंसर चीज़ों को ठंडा करता है। धीरे धीरे जब चीज़ें ठंडी होंगी तो चीज़ें कंडेंस होंगी, और कंडेंस जब हुई बेटा तो यहाँ पे एक रेड कलर का लिक्विड मिला जिसे हम कहते हैं आग, एलानिन एस्पार्टिक एसिड, और बेटा जी आपका ग्लाइसिन मिला जो कि अमाइनो एसिड है। तो इन्होंने बताया कि भैया बात सही है, ओपेरिन हेल्डानी ने जो बोला वो बिल्कुल सही है। चीज़ें ठंडी होती है तो कंडेंस होती है जिससे नई चीज़ें बनती हैं। क्लियर है बच्चों? तो भैया जी इन्होंने 21 दिन तक चलाया था, यस 21 डेज तक ये एक्सपेरिमेंट चला। 1953 में एक्सपेरिमेंट दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, है ना। क्या, तो ये तो वो हो गए, थ्योरीज हो गई। अब क्या एविडेंस है? सबसे पहले पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। जब हम जमीन खोदते हैं तो सबसे नीचे जो, देखो यार हमारे जमीन की बहुत सारी परतें होती हैं, ठीक है। तो जमीन की चीज, जब जमीन से अंदर से चीजें बाहर निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं फॉसिल्स, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा जी? फॉसिल्स। हु इज द फादर ऑफ द पैलेंटोलॉजी? लियोनार्डो दा विंसी। तो इन्होंने ये बताया कि देखिए ऐसा है कि जब चीजें जमीन से बाहर निकलती हैं तो उनको देख कर हमें पता लगाते हैं कि कितना पुराना है, क्योंकि उसमें हम कार्बन के आइसोटोप्स की वॉल्यूम्स देखते हैं, ठीक है। तो बेटा जी ऐसा होता है जो C14 कार्बन होता है वो जितनी ज़्यादा चीज़ें पुरानी होती हैं उनका जो अमाउंट है वो कम होता जाता है। तो भैया ऐसा है कि अगर अमाउंट कम है मतलब पुराना, अमाउंट ज़्यादा है मतलब नया है। नीचे अगर रॉक में दबा हुआ था बहुत नीचे तो पुराना है, ऊपर है तो नया है। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से भी हमको पता चलता है कि हम कहाँ से आए हैं, ठीक है। जैसे कि सीलियोकैंथ और आपकी आर्क्योप्टेरिक्स, ये क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स हमको बर्ड और रेप्टाइल की कनेक्टिंग लिंक है, कैसे पता चला? इसके फॉसिल को देखकर यार, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, है ना। अर्नेस्ट हीकल जो थे उन्होंने ये बताया कि भैया हर किसी का एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होता है वो एक कॉमन स्टेज से गुजरता है, ठीक है। मतलब हम लोग भी, हमारे पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स है तो हर किसी के पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं जो ये बताता है कि भैया हमारा जन्म मछली से हुआ है। जबकि इसको रिजेक्ट किया कॉल जो आपके वॉन बियर ने ये बोला कि भैया ऐसा है कि भैया बिल्कुल गलत बात है, हम किसी के दूसरे ऑर्गेनिज्म के एडल्ट स्टेज को रिप्रेजेंट नहीं करते। मतलब देखो मछली में गिल्स होता है कि नहीं होता है, अब मछली का एडल्ट है वो गिल्स हमारे अंदर नहीं हो सकता है, जबकि अर्नेस्ट हीकल ने बोला कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स सब में होते हैं पर उनका एडल्ट फॉर्मूला जो है हमारे अंदर नहीं हो सकता है। ये वॉन बियर ने इनकी पोस्टुलेट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। होमोलॉगी और एनालॉगी ये बताती है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर आप ओरिजिन सेम है पर अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग आप चले गए अलग अलग और अलग अलग हिसाब से अपने आप को डेवलप कर लिया, दिस इज कॉल्ड एज होमोलॉगी। होमोलॉगी इक्वल्स टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, HD से याद रखना है। तो आप एक जगह पे थे पर अलग अलग जगहों पे चले गए अकॉर्डिंग टू द नीड, वहाँ पर आपने अलग अलग फंक्शन डेवलप कर लिए पर ओरिजिन सेम है। जैसे कि 4 लिम्स ऑफ बैट, चीता, वेल, है ना, और ह्यूमन बींग्स, इन सब में बेटा जी जॉइंट्स होते हैं, सब में जैसे आपके पास है सबके पास जॉइंट्स होते हैं पर फंक्शन अलग है। कोई दौड़ता है, कोई तैरता है, कोई उड़ता है, कोई चीज़ों को पकड़ता है, ठीक है। एक होती है एनालॉगी बेटा, जैसे वर्टिब्रेट्स के हार्ट, ब्रेन एंड दैट्स बोगनवेलिया का थॉर्न एंड कुकुरबिटा के टिंडल, दोनों स्टेम मॉडिफिकेशन है पर ये इसको प्रोटेक्शन देता है और ये इसको सपोर्ट देता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके होमोलॉगी। अब नेक्स्ट देखते हैं एनालॉगी। एनालॉगी शो करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आपकी ओरिजिन डिफरेंट है पर आप एक ही जगह पर रहने लगे तो उसके अकॉर्डिंग आपने सेम फंक्शन डेवलप कर लिए, दिस इज द एनालॉगी। ये शो करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, वन इज स्वीट पोटैटो इज अ रूट, पोटैटो इज अ स्टेम, दोनों का काम है स्टोरेज, ठीक है। अगर जैसे कि अगर आप देखें कि फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल, ये दोनों अलग है, वन इज अ बर्ड एंड सेकंड वन इज अ फिश, पर दोनों का काम क्या है बेटा जी? तैरने में मदद करना, ठीक है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स, ठीक है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट, ये तीनों अलग अलग टाइप के ओरिजिन होते हैं बट फंक्शन सबका क्या है? उड़ना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी एक और प्रूफ है ना, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म पे एक प्रूफ है बेटा जी कि हमको ये, दैट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसके बारे में पहले इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में आपको पढ़ाती हूँ, देखिए क्या होता है।
कि डार्विन ने ये कहा, ठीक है। अब इसके बाद आपको डार्विन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब ये हो गई आपकी कि एविडेंसेस क्या क्या होते हैं। उसके बाद आती है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें पहली थ्योरी है डार्विन की। डार्विन ये कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन है। अगर ओवर पॉपुलेशन है, नेक्स्ट लिमिटेड फूड एंड स्पेस है, तीसरा इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होगा। कॉम्पिटिशन कौन जीतेगा बेटा? जो बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा, जिसके अंदर बहुत अच्छे वेरिएशंस होंगे। हर बार जब आप बच्चा पैदा करते हैं तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आप नई प्रोजनी जब लाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो जब भी आप नई प्रोजनी लाते हैं तो अगर आप बेहतरीन रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, बहुत अच्छे बच्चे पैदा करते हैं, तो हो सकता है 3 बच्चे आपके खराब हो, पर एक के पास ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएंगे कि बदलते हुए एनवायरनमेंट को सर्वाइव कर पाएगा। जो सर्वाइव कर पाएगा वो क्या कर पाएगा? आज ज़्यादा बच्चे पैदा कर पाएगा और नई प्रोजेनीज बनाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। तो डार्विन ने बताया जो फिट है वो हिट है, और यहाँ पे फिट का मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। डार्विन के 2 की कंसेप्ट है बेटा, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति 2 बच्चे पैदा करता है, एक खराब निकला, एक अच्छा निकला, एक 2 और बच्चे पैदा करेगा, हो सकता है दोनों अच्छे निकले, हो सकता है दोनों खराब निकले। तो ब्रांचिंग डिसेंट ये कहती है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जो अच्छा होगा उसको नीचे सिलेक्ट करती जाएगी, जो खराब है उसे रिजेक्ट करती जाएगी। अब नेचुरल सिलेक्शन का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, ठीक है। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म की जो मौत है वो है बिस्टन बुटिलेरिया, ठीक है। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखिए, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 के पहले उनके जो बार थे वहाँ पर बहुत सारे लाइकेन थे, व्हाइट कलर के लाइकेन पूरे बार में छपे रहते थे। तो वहाँ पे जो बिस्टन बुटिलेरिया थी वो व्हाइट कलर की थी, उस व्हाइट लाइकेन में छुप जाती थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। पर जैसे ही बेटा जी 1920 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, बार काले हो गए, लाइकेन मर गई। लाइकेन इज द इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन बेटा, है ना, वो मर गई। तो उसमें व्हाइट कलर के मौत दिखने लगे, कौवे उनको खा गए। पर तो सीधी बात यह है, पर ऐसा नहीं कि सारे खा गए होंगे। याद रखना कि जब पॉपुलेशन वाइप आउट होती है तो कंप्लीटली वाइप आउट नहीं होती, कुछ तो बच जाते हैं, जो बच जाते हैं वही जी जाते हैं। अगर पूरी वाइप आउट हो गई मतलब एक्सटिंक्ट हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। फिर जो व्हाइट वाले थे बेटा उन्होंने सर्वाइव किया और नेक्स्ट जनरेशन में जाकर उनकी ही पॉपुलेशन बन गई, ठीक है। नेक्स्ट इज अडैप्टिव रेडिएशन। ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या लगता है, ये कॉमन एंसेस्टर है मार्सुपियल रेडिएशन। ये इससे नीट में सवाल आएगा बेटा, अडैप्टिव रेडिएशन से सवाल आएगा, इस पर मैंने शॉर्ट भी बनाया, ठीक है। अब देखिए मार्सुपियल एक कॉमन, पर कहीं अलग अलग जगह गए, ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग जगह पे फैल गए, तो क्या बने? शुगर ग्लाइडर, टैस्मेन वुल, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीरियर मार्सुपियल, रेड कंगारू, वोम्बैट, बैंडिकोट, कोएला, मार्सुपियल मोल बने। ऐसे ही प्लेसेंटल रेडिएशन भी आपके उस पे चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, है। अब एक समय ऐसा आया बेटा कि देखो प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मैमल, प्लेसेंटल मैमल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल बिल्कुल एक जैसे लगने लगे। जैसे मोल, मार्सुपियल मोल, एंटीटर, नमबैट, माउस, मार्सुपियल माउस, लीमर, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फ्लेंजर, बॉब कैट, टस्मेनियन टाइगर कैट, वुल्फ, टास्मेनियन वुल्फ, ये एक जैसे दिखने लगे, पर हैं ये दोनों ओरिजिन इज अलग। दिस इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। ये डाइवर्जेंट है, पर ये देखो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करना शुरू कर दिए, ठीक है। अब एडेप्टिव रेडिएशन समझ में आया। डार्विन फिंचेस, डार्विन जो है गैलापागोस आइलैंड पे ये ट्रैवल कर रहे थे। HMS बीगल इनके जहाज का नाम था। जब ये शुरू किए यात्रा तो इनकी जो स्पेशल इंटरेस्ट किस पे था? उस चोंच पर। जैसे जैसे आगे जाते गए चोंच बदलती गई, क्यों? क्योंकि फूड हैबिट चेंज हो गया। जो सर्वाइव किए वो जीवित रही चिड़िया, उन्होंने चोंच बदल ली, जो नहीं की वो मर गई। तो बहुत सारी थी, फ्रूट ईटर थी, कुछ सीड ईटर थी, कुछ कैक्टस ईटर थी, तो चोंच का शेप अलग अलग होता गया। तो जो देखो यार, जो सर्वाइव करेगा नेचर उसे हमेशा सिलेक्ट करेगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन एंड प्लेसेंटल मार्सुपियल का आपको समझ में आया। एक जगह पे थे पर अलग अलग जगह पे गए तो अलग अलग टाइप के बन गए, है ना। अब एक जगह प्लेसेंटल रेडिएशन चल रही है, एक जगह मार्सुपियल, पर सामने आए तो दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। इस पर 2024 में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की थ्योरी पहली, डार्विन तो आप बहुत समझ गए। अब आ जाइए लैमार्क पे। लैमार्क ये कहते हैं भैया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इन्होंने कहा है थ्योरीज ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जिस चीज को आप बेहतरीन यूज करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, जिसको नहीं करते वो नहीं जाती। पर अगर ऐसा है तो वेस्टिजियल ऑर्गन तो नहीं यूज किए थे, पहली जनरेशन में कैसे आ गए हमारे पास? तो लैमार्क की थ्योरी जो है वो बकवास है एक नंबर की, ठीक है। तो ये वाली बेटा जी ये है एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल, ये इसके वो है। शुगर खा के टशन दिखा के बैंडेड लगा के मासूब कंगारू वो के वोम को कूट के बोले कोयल मर मोले, ठीक है। ये प्लेसेंटल रेडिएशन है, ठीक है। ये इसको याद करके जाइएगा क्योंकि एग्जाम में आता है कि एक प्लेसेंटल रेडिएशन से मोल, फ्लाइंग स्क्विरल, माउस, वुल्फ, बॉब कैट, एंटीटर, डियर, ब्राउन बियर, लीमर, रैबिट, ये सब बनते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ये दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करने लग जाते हैं। इधर से मार्सुपियल आ रहे हैं, इधर से प्लेसेंटल आ रहे हैं। जब ये दोनों सामने सामने आए तो बोले ओ माय माता जी, हम तो देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, ओ हो, दिस इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, डार्विन की थ्योरी मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। लिमिटेड फूड, देखिए
तो डार्विन ने बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 पे, किससे इंस्पायर्ड होकर? थॉमस माल्थस से इंस्पायर्ड होकर। उनका ऐसे क्या था बेटा? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। समझ में आ गई बात? यस और नो बोलिए जल्दी से। चार्ल्स डार्विन जो है उनके जहाज का नाम क्या है बच्चों? HMS बीगल है, ठीक है। अल्फ्रेड वेलेस सेम टाइम पर क्या है, वो भी मलय आर्किपेलागो पे काम कर रहे थे, उन्होंने अपने कंक्लूजन को डार्विन को भेजा। एक्चुअली काम तो नहीं था, डार्विन ने तो चीटिंग की थी, ठीक है, उन्होंने भेजा और फिर इन्होंने अपने कंक्लूजन दिए। ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। नेक्स्ट जो है वो है म्यूटेशन थ्योरी। तो डार्विन के हिसाब से नई स्पीशीज कैसे आती है? जो सर्वाइव करती है, धीरे धीरे चेंजेस करती है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाता है चेंज, फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, धीरे धीरे वो चेंज जाते जाते एक्यूमुलेट होते होते एक नई स्पीशीज आ जाती है। तो डार्विन के हिसाब से चेंजेस स्लो होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, सिंगल स्टेप नहीं होता चेंज, धीरे धीरे चेंज होता है। अब आए म्यूटेशन थ्योरी, जिस पर काम किया है बेटा जी ह्यूगो डे वेरीज ने ऑर्निथेरा लमार्काना पे। इन्होंने बोला बकवास बात है डार्विन की, जो वेरिएशन है वो सिंगल स्टेप होता। आज आप ये थे, कल आप वो बन जाओगे। सिंगल म्यूटेशन हुआ, आप चेंज हो गए, आपको कुछ और हो गया, ठीक है, आपको नई स्पीशीज बना दी है। इन्होंने सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन बताया। इन्होंने म्यूटेशन को बिल्कुल लगातार नहीं बताया, रैंडम बताया, कभी भी हो सकता है, सिंगल स्टेप बताया, और ये कभी भी हो सकता है और अचानक से हो सकता है और तुरंत नई स्पीशीज आ सकती है, ठीक है। अब आ जाइए, जब भी हम लोग बात करते हैं कि पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नई स्पीशीज़ बहुत सारे कारणों से आ सकती है बेटा, आप सभी लोगों को पता है। नई स्पीशीज़ जो है वो हाइब्रिडाइजेशन से आ सकती है, नई स्पीशीज़ रिकॉम्बिनेशन से आ सकती है, नई स्पीशीज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक शिफ्ट, बहुत सारी चीज़ों से आ सकती है। ऐसे ही एक क्या कहते हैं हार्डी-विनवर्ग इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इनके हिसाब से कि आपकी पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव और हेटेरोजाइगस पॉपुलेशन जो होती है वो बिल्कुल स्टेबल होती है। पर क्या ये वाली बात बिल्कुल सही है? नहीं, ये वाली बात बिल्कुल नहीं सही है, ऐसा नहीं है बेटा जी। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, मान लीजिए एक छोटी सी पॉपुलेशन है, हाथी ने पाँव रख दिया, सब खत्म हो गए, एक जो बचा वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में वही सर्वाइव करेगा, उसकी पॉपुलेशन बन जाएगी। एक होता है बेटा जी जीन माइग्रेशन, बार बार अगर आपकी पॉपुलेशन थोड़ा सा पार्ट उठ के बार बार कहीं और जाता है तो वहां जाकर एक नई जीन की कॉलोनी बन जाएगी और वो नई पॉपुलेशन बना देगी। दिस इज कॉल्ड एज जीन माइग्रेशन। पर जीन माइग्रेशन से अगर नई पॉपुलेशन बन रही है, वही नई पॉपुलेशन इंटरब्रीड करेगी, नई स्पीशीज आ जाएगी। जीन माइग्रेशन होने के लिए मल्टीपल जीन माइग्रेशन होना जरूरी है, ठीक है। चलिए भैया, एक होता है दैट इज बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट ये बोलता है कि मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई एक्सट्रीमिटी आ गई, बाढ़ आ गई, सारी खत्म हो गई, तो जो एक बचेगी ना वही सर्वाइव कर जाएगी। दैट इज अ बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है। तो फैक्टर दैट अफेक्ट द हार्डी-विनवर्ग इक्वेशन, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट छोटी पॉपुलेशन के लिए होता है, अचानक से चेंज हो, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। अब टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन समझते हैं। 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन है बेटा जी। पहला है बेटा जी क्या? पहला है स्टेबलाइजिंग। अगर किसी पॉपुलेशन में है ना, दो, जैसे मान लो किसी हॉस्पिटल में एक किलो का बच्चा है, 5 किलो का बच्चा है, 3 किलो का बच्चा है, तो 3 किलो का बच्चा का मीन वैल्यू ज़्यादा है जिसमें, उसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग। डायरेक्शनल का क्या होता है बेटा? डायरेक्शनल का एग्जाम्पल है बेटा दैट इज अ डीडीटी डालना, दैट इज इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, ये डायरेक्शनल के। इसमें आपने देखा कि जब हमने खेतों में डीडीटी डाला तो कुछ मच्छर मर गए, कुछ मच्छर जो है बेटा जी बच गए। अब जो बच गए उनको थोड़ी पता था कि हम बच जाएंगे बेटा, तो क्योंकि आपके एक्शन से वो बच गए, इसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ठीक है। तो जब आपने कोई उंगली की और वो बच गए, दिस इज द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। क्लियर है बच्चे? तो डीडीटी जो बचे, जो मच्छर बचे, वही नेक्स्ट जनरेशन मतलब उस पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन में उन्हीं की नई स्पीशीज आएगी, बाकी तो मर ही गए। इसे कहते हैं एक साइड आपकी पॉपुलेशन शिफ्ट हो गई। अब अगर मान लीजिए कि आपकी पॉपुलेशन में 2 मीन वैल्यू मिल रहे हैं, एक ए वाला एक्सट्रीम मिल रहा है, बी वाला मीन वैल्यू मिल ही नहीं रही है, एक्सट्रीम वैल्यूज मिल रही हैं, दिस इज द डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। इसका एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ प्लांट। अबाउट 2000 मिलियन ईयर अगो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर हुई। अराउंड 320 मिलियन ईयर अगो सीवीड्स आए और फ्यू प्लांट्स आए, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझना दैट इज वेरी, ठीक है, दैट इज चलिए सीटी और सीटीआरपी से याद रखिए, क्लोरोफाइसी से डेवलप होता है ट्रैक्योफाइटी, एल्गी से ही आपका वो आए हैं टेरिडोफाइट्स, राइनियन एग प्लांट एंड साइलोफ्लाइट। अब देखो आप क्लोरोफाइसी और ट्रैक्योफाइटी के बीच में क्या निकलेगा? ब्रायोफाइटा, देखो निकला है ब्रायोफाइटा। फिर उसके बाद ट्रैक्योफाइटा और राइनिया के बीच में पड़ा है जूस्टेरोफाइलम, ठीक है, एंथेरोसेराप्सॉइड और लाइकोपोड्स निकले। उसके बाद जब आप देखो बाकी सारे साइलोफाइट्स हैं, ठीक है, सारे साइलोफाइट्स हैं, देखो स्फिनोस्पोड, फर्न्स, गिंको, कॉनिफर्स, साइकेडेल, साइकड्स, डाइकोटिलिडन्स, सारे अगर आप बात करो, सबका पापा कौन है? साइलोफाइट्स, सबके पापा साइलोफाइट्स हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बात कर लो यहाँ पे डायनासोर का, देखिए ध्यान से समझिएगा,
सबसे पहले अर्ली रेप्टाइल। अर्ली रेप्टाइल से दो टाइप के डायनासोर बने, एक सैरोप्सिड एक साइनोप्सिड। साइनोप्सिड सीधे किस में कन्वर्ट हुआ, मैमल्स में, जबकि सैरोप्सिड से देखो बाकी सारे बने, टर्टल, लिज़ार्ड, टुआटारा, क्रोकोडाइल, बर्ड, स्नेक। हम किससे बने, साइनोप्सिड से। बाकी सारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, बाकी सारी चीजें किससे बने हैं, सैरोप्सिड से। ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। 2000 मिलियन ईयर पहले, ठीक है, ध्यान से समझिए, फर्स्ट सेल आई, ठीक है। 500 मिलियन ईयर पहले इन्वर्टिब्रेट्स आए, 350 मिलियन ईयर पहले जॉलेस फिश आई, ठीक है। उसके बाद 265 मिलियन ईयर पहले पहला रेप्टाइल आया, 65 मिलियन ईयर पहले अचानक से डायनासोर गायब हो गए, ठीक है, रीजन नहीं पता। लार्जेस्ट डायनासोर जो है वो है टेरानोसोरस, जो कि 65 फीट का था और इसके डैगर लाइक टीथ थे, ठीक है। चलिए भैया अब आ जाइए, अब आ जाओ ह्यूमन इवोल्यूशन पे, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन में ऐसे याद करो कि ह्यूमन इवोल्यूशन जब शुरू हुआ तो शुरू हुआ 15 मिलियन ईयर पहले। दो टाइप के मानव बने, ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस। ये जो बंदर एप्स होते हैं ड्रायोपेथिकस, हम लोग कौन है, रामापेथिकस वाले। रामापेथिकस से बना ऑस्ट्रेलोपेथिकस 2 मिलियन ईयर पहले। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी, जो ब्रेन का वेट था, वो 500 सीसी था। ये आपके अफ्रीका के ग्रासलैंड में पाए गए। ऑस्ट्रेलोपेथिकस से बने होमो हैबिल, हैबिल मतलब टूल होता है, ठीक है। 650 इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, टूल मेकर थे, फ्रूट ईटर थे, दो पैरों पे चल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा होमो इरेक्टस, है ना। इरेक्टस क्या थे, 1.5 मिलियन ईयर पहले आए, ठीक है। और इनका एक और फॉसिल है, दिस इज जावा मैन कहलाता है ये, ठीक है, 1891 में मिला हमको। निएंडरथैल जो है, ओके, इनकी ये इनकी, अच्छा, होमो इरेक्टस, यही आपका कमेंट सेक्शन है में आपको बताना, मैंने नहीं लिखा है कि होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी क्या है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। निएंडरथैल की क्रेनियल कैपेसिटी जो है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, है ना। ये है निएंडरथैलियंसिस कहते हैं, ये इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1400 से 1 लाख से 40,000 साल पहले मिले आपको। ये केव मैन है, ये आत्मा अमर है। जब कोई मर जाता था तो ये क्रिमेशन करते थे, उसको जमीन में गाड़ देते थे, उसकी सारी वस्तुओं को उसके साथ डाल देते थे, ठीक है। इवन ये कपड़े पहनते थे। क्रो-मैग्नन, ठीक है, ये डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन है। क्रो-मैग्नन ने भीमबेटका, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की गुफाओं को पेंट किया, उसमें लिपि भी लिखी हुई है उसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद 1650 क्रेनियल कैपेसिटी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज्यादा किस मानव की क्रेनियल कैपेसिटी, क्रो-मैग्नन की, पर यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं। हमारी कितनी क्रेनियल कैपेसिटी है, 1450 सीसी है। हमने 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर शुरू किया और हमारा जो इवोल्यूशन शुरू हुआ था वो 75,000 साल पहले से शुरू हुआ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट the 20-minute revision of the evolution. I hope you will enjoy the video. To get the beautiful notes, you have to join the Telegram. Thank you and love you बच्चों. Next chapter कौन सा होगा प्लीज मुझे बताना.